Good morning, 11th class. We are on chapter 9 of history, the industrial revolution. We had just started the chapter और एक अपने लोगों ने brief introduction ले लिया था कि हम basically इस time period को industrial revolution क्यों बोलते हैं और ये जो first industrial revolution है ये start हुआ था ब्रिटेन में. Then हमने ये भी पढ़ा कि why only in Britain. So we actually went through few of the important reasons कि ब्रिटेन somewhere unified था, पॉलिटिकली स्टेबल था. इसके अलावा मनी जो है इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सचेंज एंड बिकॉज इट बिकेम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सचेंज इसीलिए क्या हुआ दैट मनी बिकेम इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज ऑफ विच क्योंकि मनी की सर्कुलेशन हो रही थी पीपल हैड मोर ऑप्शन टू बाई थिंग्स इसीलिए धीरे धीरे प्रोडक्शन कंजम्पशन ये सारी चीजें बढ़ रही थी. एडेड टू इट एक और चीज जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और ज्यादा फास्ट पेस पे बढ़ने में हेल्प की इसमें सबसे पहली चीज ये थी कि इस टाइम पे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी हो गया था. एंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने क्या किया था जो स्मॉल लैंड होल्डर्स थे उनके लैंड को अपने लैंड में मिला लिया और अपने लैंड में मिलाने के बाद ऑब्वियसली जब बड़ा लैंड आ गया उनका तो फिर उस पे जब प्रोडक्शन होती है तो ऑब्वियसली क्या आउटपुट ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ विच इनकम इंक्रीज हो गई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो वो इंक्रीज हो गया था. पर इसमें एक चीज जो हो गई थी नेगेटिव वो ये थी कि जो जिनके लैंड ले लिए गए थे और सिर्फ स्मॉल लैंड होल्डर्स से नहीं लैंड लिए गए थे लैंड जो कॉमन लैंड्स थे जो पूरे विलेज को बिलोंग करते थे वो भी उन्होंने अपने एरिया में इंक्लूड कर दिए थे. तो ऐसे लैंडलेस फार्मर्स और जो हर्डर्स वगैरह थे उनको जॉब की जरूरत थी जिसके लिए ये लोग टाउन्स में गए थे. तो ये एक हम पॉजिटिव चीज क्या सोच सकते हैं कि जब आप सिटीज में मूव मतलब सिटीज में जो इंडस्ट्रीज थी टाउन्स में उनके लिए एक एडेड एडवांटेज था कि उनके पास लेबर अब अवेलेबल थी अच्छी. ओके. And with this on page number 197 a small blue box is given in which is given the literary work of Oliver Goldsmith. इन्होंने लिखी थी द डेजर्टेड विलेज. तो जो अपने बुक में है वो सिर्फ इसका एक छोटा सा पार्ट है. इट इज अ बिग पोएम कपलेट्स के फॉर्म में है. इसमें इन्होंने इनिशियली डिस्क्राइब किया कि पहले विलेज जो है वो बहुत अच्छी थी ब्लूमिंग थी लोग बहुत हैप्पीली रह रहे थे वहां पे एवरीथिंग वाज गुड. बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद और जब लोगों ने विलेज छोड़ दिए डेजर्ट कर दिए और वहां से मूव कर गए टूवर्ड्स दी टाउन्स उसके बाद क्या हुआ कि डेजर्ट इसकी विलेज की कंडीशन तो ग्लूमी और खराब हो ही गई थी. बट अलॉन्ग विद दैट क्या हुआ कि जो सिटीज है उसको भी ऐसे दिखाया गया इट इज अ एरिया जहाँ पे स्पेशली ये जो पुअर सेक्शन है इनके लिए अच्छी कंडीशन नहीं थी करप्टेड हो गया था एनवायरमेंट. एंड समवेयर ही इज डिस्क्राइबिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में विलेजेस पे मेनली क्या इफेक्ट पड़ा उससे रिलेटेड इन्होंने समझाया था. ठीक है. अब अपने आ जाते हैं ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक. जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाउन ट्रेड्स एंड फाइनेंस. सो अपने को पता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब भी हम ट्रेड या इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो हम हमेशा टाउन का डिस्क्रिप्शन करते हैं. तो समवेयर कहीं ना कहीं दिस वाज आल्सो हेल्पफुल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन. 18th सेंचुरी से क्या हुआ था यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो उसमें बहुत सारे टाउन्स इमर्ज हो गए थे. बेसिकली यहाँ पे लोग भी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी और लोग एक्सपैंड कर रहे थे नंबर ऑफ टाउन्स भी बढ़ रहे थे अराउंड 18th सेंचुरी. ठीक है. तो अगर हम एक एस्टिमेशन ले आउट ऑफ 19 यूरोपियन सिटीज जहाँ पे पॉपुलेशन डबल हो गई थी. ओके. ऑलमोस्ट पॉपुलेशन डबल हो गई थी एंड यहाँ पे ये वाली जो सिटीज है 19 यूरोपियन सिटीज इनमें से 11 जो है वो ब्रिटेन की थी. सो जस्ट इमेजिन दैट आउट ऑफ द 19 इंपॉर्टेंट यूरोपियन सिटीज जहाँ पे पॉपुलेशन डबल हुई थी विच इज द सिटी यू कैन से विच इज द एरिया जहाँ पे मेनली सिटीज ये वाली ऐसी थी जहाँ पे पॉपुलेशन डबल हो गई थी वो था ब्रिटेन. ठीक है. तो अब यहाँ पे अगेन जस्ट कीप इन माइंड एंड वी नीड टू ऑलवेज कीप इन ट्रैक कि ब्रिटेन के ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है बेसिकली जो उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बूस्ट अप करने में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. अब आ जाते हैं इंग्लैंड पे. तो लार्जेस्ट जो थे इंग्लैंड सिटीज जो थे उनमें से लार्जेस्ट जो है वो कौन सा था लंदन था. ये एक तरीके से पूरी कंट्री के सारे मार्केट्स का हब था मेन सेंटर था.
जितने भी मार्केट्स थे। एंड ऑब्वियसली उसके बाद जो है बाकी एक के बाद एक दूसरी सिटीज हम बोलेंगे पोजिशनिंग में आ जाती थी। तो बट जो फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सिटी हम बोलेंगे, नॉट द फर्स्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी अगर हम देखें ब्रिटेन का, जहाँ पे कंट्री के सारे मार्केटिंग सपोज इम्पोर्टेंट चीजें जो मार्केट होती है, ट्रेड होती है, उनका सेंटर, उनका हब क्या बन गया था? लंदन बन गया था। सो हियर वी एक्चुअली नोटिस हाउ लंदन इज ग्रोइंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम इसके अराउंड और कुछ चीजें देखेंगे कि एक्चुअली में इस टाइम पे, ये तो हम अगर सिर्फ इतने की बात करें कि इंग्लैंड में सबसे इम्पोर्टेंट लंदन था, बट नॉट ओनली इन इंग्लैंड और यूरोप, बेसिकली पूरे ग्लोब के हिसाब से इट वाज रियली रियली सिग्निफिकेंट। ठीक है, 18 सेंचुरी तक हम देखेंगे कि पूरे जो वर्ल्ड है उसका सेंटर जो समवॉर या ग्लोबल ट्रेड का जो मेन सेंटर है वो मेडिटेरेनियन सी के जो इटली और फ्रांस में था पहले, वहां से वो शिफ्ट हो गया था। कहाँ? हॉलैंड और ब्रिटेन। नाउ अंडरस्टैंड, जब हमने पहले वाले चैप्टर्स पढ़े हैं, हमने पढ़ा है एवरीवेयर इटली एंड फ्रांस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे जब भी हम ट्रेड की बात कर रहे थे। ठीक है, बट अब जब 18 सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, ब्रिटेन और हॉलैंड जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरियाज बन गए। कौन से? ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, अब हम इसी में देखेंगे कि और धीरे धीरे क्या है, लंदन, पहले एम्स्टरडेम जो था वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लोन था, मतलब लोन प्रोवाइडिंग एरिया थी। कहाँ पे? ऑलमोस्ट जब भी जहाँ पे भी ट्रेड करना था तो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया कौन सी थी? एम्स्टरडेम थी। बट अब एम्स्टरडेम को हटा दिया और उसकी जगह पोजीशन किसने ले ली? लंदन ने ले ली। सो बेसिकली लंदन ने रिप्लेस कर दिया एम्स्टरडेम को एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन्स फॉर ऑल द इंटरनेशनल ट्रेड। अब धीरे धीरे लंदन जो है वो और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है डे बाय डे, डे बाय डे। नाउ इफ यू रिमेंबर इन आवर 9th क्लास व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द स्लेव ट्रेड, तो हमने एक ट्रायंगुलर ट्रेड की बात की थी, जहां पे हमने ट्रेड की बात की थी कि अफ्रीका, फ्रांस, मेनली यूरोपियन एरिया में फ्रांस में हमने नैंटेस और बॉर्डियू नाम के दो पोर्ट्स की बात की थी। मैपवर्क में भी वी हैड डन इट। और उसके बाद अमेरिकाज की तरफ और एक ट्रायंगल जैसी शेप बनी थी, इफ यू ऑल रिमेंबर। तो वो जो ट्रायंगुलर ट्रेड है उसका मतलब उससे कोशिश करो सो दैट यू कैन लिंक थिंग्स, याद रहे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग इट। लंदन जो है इट ऑल्सो नाउ बिकेम द सेंटर ऑफ द ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क दैट ड्रू इन इंग्लैंड। मतलब बेसिकली इंग्लैंड का जो मेन एरिया था जहां से सारा ट्रेड होता था, और ये जो ट्रेड है ये ट्रायंगुलर ट्रेड हम इसको बोलते हैं। बिकॉज यू कैन इमेजिन, इफ आई वांट टू ड्रॉ यू कैन से लाइंस, तो हमें पता है इफ इंग्लैंड इज समवेयर है और अमेरिका यहाँ पे है एंड अफ्रीका इज समवेयर है, तो और फिर ये भी कनेक्टेड है, तो बेसिकली इट इज रफली फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर काइंड ऑफ फिगर। तो जब ट्रायंगुलर काइंड ऑफ फिगर बना रहा है तो इसको ट्रायंगुलर ट्रेड बोलते थे। और ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क में लंदन जो है इट बिकेम अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। और एज आई सेड ट्रायंगुलर ट्रेड जो है वो है इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में। अब जो कंपनीज ट्रेडिंग इन अमेरिका एंड एशिया, अब उन लोगों ने भी क्या किया, अपने जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ पे स्टार्ट कर दिए, मतलब बनवाने एक और जगह पे। किसको? अपना और एक सेंटर बना दिया, एक ऑफिस अपना कहाँ पे बना लिया? लंदन में। ठीक है, इवन द कंपनीज हु वर ट्रेडिंग इन अमेरिकाज एंड एशिया, यानी कि एशियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में जो ट्रेड कर रहे थे, उनको भी पता चला कि हमारे लिए जरूरी है कि हमारा एक ऑफिस कहाँ हो? लंदन में भी हो। ठीक है, नाउ इन इंग्लैंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिकेम बिटवीन मार्केट्स वाज हेल्प्ड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स, इंडेंटेड कोस्ट लाइन एंड शेल्टर्ड बेस। यानी अगर हम, इफ यू have certain idea about the map of Britain, तो you can clearly see कि it is obviously surrounded by water, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छी, एक तो इंटरनेशनल के लिए भी बहुत अच्छा वे है टू कंटिन्यू देयर ट्रेड। इसके अलावा
विद इन इंग्लैंड ऑल्सो देयर आर मेनी रिवर्स, जिसके कारण वो लोग आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं विद इन इंग्लैंड ऑल्सो एंड बाहर ऑल्सो। अब इंडेंटेड कोस्ट लाइन का मतलब क्या, यू कैन सी दिस इज आवर ब्रिटेन। अब इसकी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत इंटेंडेड है, बहुत कर्व्ड जैसी है। जब भी इंडेंटेड कोस्ट लाइन होती है एक तरीके से वो नेचुरल हार्बर हो जाता है, जहाँ पे शिप्स जो है आराम से आके स्टेशन हो सकती है, आराम से आके रुक सकती है। ठीक है, तो बिकॉज नेचुरली भी इसकी कंडीशन ऐसी थी कि आराम से यहाँ पे क्या ट्रेड होता था, शिप्स के लिए कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल बात थी। इसके अलावा शेल्टर बेस थे, यानी बेस भी इस तरीके से विच वर एक्चुअली गुड फॉर द शिप्स to come and settle and stay there and stay protected for some time। ठीक है, नेचुरली ये चीजें प्रोवाइड थी। सो जब हम देखेंगे कि नेचर भी यहाँ पे एड ऑन कर रहा है इसको, किस चीज के लिए, ट्रेड के मूवमेंट्स के लिए, यानी कि विद इन देयर कंट्री ऑल्सो दे आर वांटिंग टू, दे कैन इजीली डू द, दे कैन इजीली कंटिन्यू द ट्रेड, okay, through the river routes, internationally also through the sea and the ocean routes। and then along with that we will also understand ki indented jo inki coastline thi, that also helped it in continuing with the trade। okay, so somewhere again we should keep in mind ki they had lot of things which were in favor and they could easily do the trade। अब इसके साथ साथ हमें और क्या चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि रेलवेज जो हैं दे वर आल्सो नाउ डेवलपिंग बाय दिस टाइम। नाउ बिकॉज रेलवेज वर डेवलपिंग एंड, तो इससे वाटरवेज के साथ साथ जो अपने रोडवेज हैं वो भी एक तरीके से क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। और जब भी ऐसा होगा तो ऑलवेज इट विल बी, you can say, beneficial because roadways develop हो गई है तो it is very easy again to collect raw materials and to sell the products। ठीक है, फिनिश गुड्स। तो वाटरवेज और रेलवेज के कारण क्या है, चीपर और फास्टर एक तरीके से क्या हो गया था, मूवमेंट हो गया था पॉसिबल, बिकॉज ऑफ विच अगेन जो ट्रेड है वो इंपॉर्टेंट हो रहा था एंड कंपेरेटिवली इजियर भी हो रहा था। नाउ अराउंड 1724 के अराउंड ही अगर देखें हम, तो जो इंग्लिश रिवर्स है यानी इंग्लैंड की जो रिवर्स है, दे प्रोवाइडेड अराउंड 1160 miles of navigable water except for the mountainous areas। ज्यादातर मोस्ट प्लेसेस इन द कंट्रीज वर विद इन 15 miles ऑफ द रिवर, यानी कि इतना अच्छा उनका ड्रेनेज सिस्टम है। सिर्फ थोड़े से माउंटेन रेंजेस को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा दे कुड इजीली गेट टू द सी, मतलब जो वाटरवेज है थ्रू द रिवर्स पे अपना चीजों को ट्रांसपोर्टेशन करना उनके लिए बहुत आसान हो गया था, बिकॉज रिवर्स वर नेविगेबल एंड दीज पीपल यूज टू यूज इट। और एक्सेप्ट बस हम कुछ माउंटेनियस एरियाज को छोड़ दें, उसके अलावा जो रिवर्स है इंग्लैंड की, दे रियली हेल्प्ड इन डेवलपिंग द ट्रेड थ्रू द वाटर रूट। ठीक है, वाटरवेज। अब इसके अलावा हम बोलेंगे कि नेविगेबल सेक्शन जो है वो हमें पता है, उसके बाद वो इट फ्लोज इनटू द सी। एज आई टोल्ड यू कि रिवर से तो वो लोग विद इन देयर कंट्री मूव कर सकते थे आराम से, बट उसके बाद इंटरनेशनली कर रहा है तो वो जो रिवर्स है वो ऑब्वियसली सी या ओशंस को कनेक्ट करेंगी। यार अगर रोडवे से भी जाए फिर भी सी से अगेन वो लोग क्या करेंगे, वहां से कनेक्ट हो जाएंगे और इंटरनेशनली भी उनका ट्रेड जो है आराम से हो जाएगा। नाउ दे आर सेइंग कि आराम से ये जो इनकी कोस्टल शिप्स थी, पहले तो कार्गो वगैरह जो है रिवर वेसल्स या रिवर जो उनके शिप्स वगैरह में आते थे, और उसके बाद वो कोस्टल शिप्स में इनको आराम से ट्रांसफर कर देते थे। जो कोस्टल शिप्स होती थी वहां की, उनको बोलते थे कोस्टर्स। ठीक है, व्हाट वर दे कॉल्ड, दे वर कॉल्ड दी कोस्टर्स। तो बेसिकली ये कोस्टर्स क्या थी, जहाँ पे जो इनिशियली वो सामान लाए हैं रिवर से किसकी तरफ, ओशंस की, मतलब इंटरनेशनल रूट पे बाहर भेजने के लिए अपने सी के अराउंड कोस्ट लाइन तक आ गए हैं। कोस्ट लाइन में उनको आराम से ट्रांसफर करके फिर जो कोस्टल शिप्स थी कोस्टर, उससे वो आराम से दूसरी कंट्रीज में उस सामान को ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो एक एस्टिमेट दिया हुआ है अपने को कि बाय 1800 एटलीस्ट 1 lakh sailors worked on the coasters। So just imagine कि कितना important हो गया था, that around you can say 100,000, that is 1 lakh sailors जो है they worked on these coasters, यानी कि जो coastal ships थी अपनी। ठीक है,
नाउ इसके अलावा ये तो हो गया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर, जितना भी हमने ये देखा था कि टाउन्स जो डेवलप हुई थी और स्पेसिफिकली इसके अलावा कैसे ट्रेड कंटिन्यू होता था और ट्रेड के लिए किन किन चीज़ों ने बहुत पॉजिटिव हम बोलेंगे इम्पेटस दिया या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, सो दैट ये जो इंग्लैंड है इट इज क्विकली मूविंग टुवर्ड प्रोग्रेस। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रीज को भी इट एक्चुअली गेव अ वेरी गुड यू कैन से स्टार्टिंग या बूस्ट अप जैसे किया। ठीक है, तो हमने जब ये सारी चीजें कर ली है, नाउ वी बेसिकली मूव ऑन टू द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि हमने टाउन्स और ट्रेड से रिलेटेड कर लिया। अब बैंकिंग सिस्टम क्या था यहाँ का? सेंटर ऑफ कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम वाज बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है प्लीज रिमेंबर इट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हेन वाज इट फॉर्म्ड एंड व्हिच वाज द मेन सेंटर। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है दिस वाज द सेंटर ऑफ कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, एंड व्हेन वाज इट फाउंडेड? इट वाज फाउंडेड इन 1694। अब आ जाते हैं कि आगे क्या हुआ। ऑब्वियसली फाउंडेड जब एक बार ये बैंक हो गया, फिर हम देखेंगे 1784 में देयर वर मोर देन 100 प्रोविंशियल बैंक्स इन इंग्लैंड। ठीक है, 1784 तक अराउंड 100 से थोड़े से ज्यादा थे इंग्लैंड में प्रोविंशियल बैंक्स, बट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 years द नंबर ट्रेबल्ड। जो नंबर है वो ऑलमोस्ट वी विल नोटिस कि ट्रेबल्ड हो गए थे। नाउ बाय 1820s here we should also understand कि ये जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है, ये मतलब you can actually it is very very you can say surprising या we can say कि कितना important हो गया था कि this actually the number became somewhat so much you can say कि इतना ज्यादा 3 times हो गए थे नंबर। ठीक है, ट्रेबल्ड आई सपोज यू ऑल नो 3 times हो गए थे। नाउ इसी को अगर अपने डेटा को और देखना चाहें तो बाय 1820s हम देखेंगे कि देयर वर मोर देन 600 बैंक्स इन द प्रोविंसेस एंड ओवर 100 बैंक्स इन लंदन अलोन। ठीक है, मतलब एज आई सेड कि नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि नेक्स्ट 10 years में तो ट्रिपल्ड हो गया था, यानी कि 3 टाइम्स। ठीक है, एज लार्ज और मतलब 3 टाइम्स हो गया था जितने ओरिजिनल थे। उसके बाद 1820s में और कितने हो गए? 600 बैंक्स तो सिर्फ प्रोविंसेस में हो गए थे, जिसमें से 100 से ज्यादा बैंक अकेले लंदन में थे। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो थी वो यहाँ पे हमें पता है जब ट्रेड बढ़ता है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की? फाइनेंस की, क्योंकि जब आप लार्ज स्केल पे ट्रेड करते हो तो आपको एक साथ बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, बहुत सारी मतलब कैपिटल चाहिए होता है। तो ये कैपिटल आपके पास कैसे आएगा? इतना पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली हाथों में इतना कैश या इतनी कैपिटल होना। तो आपको इनिशियली क्या करना पड़ता है? फाइनेंशियल हेल्प लेनी ही पड़ती है, जनरली लोन्स के फॉर्म में फ्रॉम द बैंक्स। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जरूरत थी, और जब ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इतनी प्रोवाइड करने का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया, तो इसीलिए जो इंग्लैंड की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो आराम से कंटिन्यू कर पा रही थी, वो आराम से वर्क कर पा रही थी, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है ये इनकी फुलफिल हो गई थी, क्योंकि दे वर ऑलवेज हैविंग यू कैन से अवेल इफ हमें पता है कि बहुत लंबा चीजें होती है, प्रोसीजर होता है फॉर टेकिंग लोन एक्सेट्रा, बट इफ समबडी हैज ऑल द यू कैन से जो रिक्वायरमेंट्स होती है जो जरूरी है लोन लेने के लिए, देन ऑब्वियसली लोन विल समवॉट एड ऑन टू योर लेटर प्रोग्रेस, अगर यू आर श्योर कि उससे प्रॉफिट ही होगा आप जो भी काम कर रहे हो। तो इस तरीके से एक तो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उनको जो पैसे की जरूरत थी वो भी उनकी फुलफिल हो रही थी, क्योंकि अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इन द फॉर्म ऑफ बैंक्स जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे। जो स्टार्ट हुआ था एक बैंक से फिर ट्रिपल हो गया विद इन फर्स्ट जो 10 years हैं, उसके बाद 1820s तक तो बहुत ज्यादा ही हो गए थे। तो ऑब्वियसली दिस इज अगेन वन ऑफ द यू कैन से मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्पिंग फैक्टर, जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो जो और पेस पे हो गई और बहुत जल्दी स्पीड पे हुई। और समवेयर इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इंग्लैंड में ये सारी चीजें हुई थी जिसके कारण ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था।
नाउ ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में आया है फ्रॉम 1780s टू 1850s, इसको हम मेनली है ना कुछ फैक्टर्स से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? ये तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उनके कारण क्या हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है दीज इंक्रीज प्रोडक्शन। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया अभी तक कि ये जो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क जितना डेवलप हुआ है, पहले जो वाटरवेज शिप्स कोस्टर्स थे और रेलवेज के आने के कारण भी क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसकी पेस बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गई थी। हमें ये पता है इसके अलावा कि बहुत सारे जो पुअर पीपल हैं फ्रॉम विलेजेस से दे वर अवेलेबल फॉर वर्क, दे वर अवेलेबल फॉर वर्क। व्हाई वर दे अवेलेबल फॉर वर्क? क्योंकि हमने पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लास कि जो बड़े लैंड ओनर्स हैं उन्होंने सबके लैंड जो है वो अपने अंडर ले लिए थे, तो बिकॉज दे हैड टेकन लैंड अंडर देम, तो ऑब्वियसली जो स्मॉल लैंडलेस लोग, लैंडलेस फार्मर्स थे, दे वांटेड टू गेट न्यू जॉब फॉर विच दे केम टू द टाउन्स। तो इंडस्ट्रीज में लेबर भी अवेलेबल थी इनके लिए। ठीक है, अब इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था जो विलेज, ये जो पैस्चर या अपने एनिमल्स को हर्ड कराते थे उन लोगों के लिए भी क्या हो गया था कि उन लोगों के लिए भी अभी मुश्किल हो गया था अपनी लिविंग चलाना, बिकॉज उनके लैंड भी इन बड़े लैंड ओनर्स ने ले लिए थे। सो ऑब्वियसली ये लोग चले गए थे टाउन्स में, तो टाउन्स में लेबर बहुत अवेलेबल हो गई थी, इसीलिए इंडस्ट्री जो है समवॉट उनके पास लेबर की अब कमी नहीं थी। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर हम क्या बोल सकते हैं कि अब हमने ये भी देख लिया है कि बैंक जो है अब वो सेटअप हो गई थी, और ये जो बैंक्स हैं ये इजीली क्या कर रही हैं, लोन दे रही हैं लार्ज इंडस्ट्रीज को, एंड बिकॉज दे आर गिविंग loans to the large industries, तो obviously industries can develop and take up risk of increasing production and making some new you can say बड़े बहुत big इनोवेशन या चेंजेस या मशीनरी खरीदना या एक बहुत बड़ा चेंज लाने की वो कर सकते हैं रिस्क, बिकॉज दे हैड एट द बैक द सपोर्ट ऑफ बैंक, पैसे थे इनके पास, और अगर ट्रेड बढ़ाना भी हो लार्ज स्केल में हो तो भी बैंक्स अवेलेबल थी टू गिव देम मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि एक गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप हो गया था, और समवेयर हम ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको बोल सकते हैं कि दीज आर समवेयर along with other factors responsible for bringing industrial revolution and somewhat giving it a pace of in the development of the industries। तो ये तो जो हमने फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं जिसमें हमने मेनली किया कि लेबर अवेलेबल थी काम के लिए टाउन्स में, सेकेंड है बैंक स्टार्ट हो गए थे, लोन दे रहे थे, और थर्ड है कि गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो गया था। ठीक है, इनके अलावा एज आई जस्ट सेड कि जो दो नए फैक्टर्स हैं जिनको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने ये तीन फैक्टर्स पढ़ लिए, अब हम जो आगे दो नए मेन फैक्टर्स पढ़ेंगे किस चीज से रिलेटेड कि किस इन मतलब मास इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जिसने हेल्प की, उसमें पहली चीज है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे इस टाइम पे, और ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऐसे होंगे जिससे प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल बढ़ जाएगा, मल्टीट्यूड्स में बढ़ेगा, डबल ट्रिपल क्वाड्रेपल, मतलब वो बहुत टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के कारण नई मशीनरी आएगी, नए चेंजेस आएंगे, तो प्रोडक्शन जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण बढ़ेगा। और सेकंड जो है वो है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें हम देखेंगे रेलवे, जिसका हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, वो भी अगेन क्या होगा और ज्यादा डेवलप होगा, और रेलवेज के कंस्ट्रक्शन के बाद अगेन बूस्ट अप मिलेगा, जो डेवलपमेंट हो रही है उसको और मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा जिससे इट कैन मूव टू और मोर फास्टर लेवल, बिकॉज ऑब्वियसली एज आई सेड कि रेलवेज है तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनल से रॉ मटेरियल्स आएंगे, और बाहर की मतलब इंटरनल एरियाज में हम सामान भी अपना जो है फिनिश प्रोडक्ट जो है वो भी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उससे भी प्रॉफिट ऐड होगा। ये जो दोनों डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, अगर हम देखें तो इनमें देयर इज अ रियली वेरी बिग गैप ऑफ
ऑफ डेकेड्स, ठीक है, बिटवीन डेवलपमेंट एंड इट्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन। हम ये देखेंगे आगे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे ना, चेंजेस में और उनके यूज में यानी उनके एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस होगा, मतलब बेसिकली फ्यू डेकेड्स का होगा। क्यों होगा ये टाइम डिफरेंस? क्योंकि वी नो इट इज नॉट दैट इजी टू वेरी क्विकली अडेप्ट टू अ न्यू इन्वेंशन, ठीक है, मतलब एक इनोवेशन या इन्वेंशन को इन्वेंट करके फिर उसको यूजेबल करना, उसको ट्राई करना, इट रियली टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो हम यही देखेंगे कि जितने भी चेंजेस आए थे, न्यू चेंजेस आए थे इन टेक्नोलॉजी एंड जो भी न्यू मशीनरी या न्यू इन्वेंशंस हुए थे, उसको यूज या उसका एप्लीकेशन जो है वो उसके इन्वेंशन के काफी इयर्स के बाद शुरू हुआ था, ठीक है। सिमिलरली हम ये देखेंगे यहाँ पे भी, जैसे रेलवेज एक बार डेवलप तो होगी, बट ऑब्वियसली उसका जो यूसेज है, उसका जो यूसेज कॉमन यूसेज है वो कब होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अपने को यही चीज ध्यान रखने की है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जितने भी आएंगे स्पेसिफिकली उनको एप्लीकेशन में थोड़ा उनका ज्यादा टाइम लगेगा, इमीडिएटली इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होगी। स्पेशली अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करें, रेलवेज तो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टिल डेवलप हुआ था, बट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में ये हुआ था कि इन्वेंट हुआ था, उसके कुछ सालों बाद ही क्या हुआ था, उसका यूज हुआ था। नाउ अराउंड हम ये देखेंगे इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करने के लिए, अराउंड 26,000 इन्वेंशंस रिकॉर्ड हुए थे 18th सेंचुरी में, ठीक है, कितने, 26,000 इन्वेंशंस, बट मोर, इनमें से मोर देन हाफ वर लिस्टेड फॉर द पीरियड 1782 टू 1800, यानी इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब 26,000 जो है वो टोटल हमारे 18 सेंचुरी के अराउंड रफली हुए थे, जिसमें से हाफ जो है ऑलमोस्ट हम बोल देंगे 13,000 या उसके अराउंड जो जितने भी इन्वेंशंस हैं वो जनरली 1782 से 1800 के अराउंड हो गए थे। और ऑब्वियसली ये बहुत सारे चेंजेस लाए थे, जिसमें से जो बहुत सारे चेंजेस थे, पर जो 4 मेजर चेंजेस हम पढ़ेंगे वो है, एक तो आयरन इंडस्ट्री में, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन में, डेवलपमेंट ऑफ स्टीम पावर बहुत इंपॉर्टेंट, एंड द कमिंग ऑफ द रेलवेज। यानी ये जो 4 चीजें हैं, आयरन इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन इंडस्ट्री, वीविंग, स्पिनिंग स्पिनिंग और कॉटन टेक्सटाइल और उसकी इंडस्ट्री में क्या मेन डेवलपमेंट आया है, किस तरीके से उसका मैन्युफैक्चर और उसकी जो उसको फाइनल प्रोडक्ट में बनाना, वो मेजर क्या चेंज आया है, स्टीम पावर कैसे इंपॉर्टेंट हुआ है, कैसे उसमें चेंज आया, और बेसिकली स्टीम पावर धीरे धीरे इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एवरीवेयर इट विल बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पावर, चाहे इंडस्ट्री हो, रेलवेज हो, मेनी अदर थिंग्स। तो हाउ डज इट बिकम सो इम्पोर्टेंट और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ स्टीम पावर का, एंड फाइनली अबाउट द रेलवेज। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स में बेसिकली ये 4 जो है ये हम पढ़ेंगे इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट क्लास। So I suppose this much is clear to you all. If you have any doubt regarding the topic that we have covered, feel free to come with your problems and we'll solve all your problems. Okay, now give this portion a reading and now we'll meet tomorrow.